चलिए सभी लोग देखते हैं क्लास को आगे। देखिए इसी में ही आपको ऐप पे ही पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोर्स कंटेंट पे जाएंगे आप, पीडीएफ भी मिलेगी आपको और क्लास भी मिलेगी। ठीक है, तो हम ग्रुप पे धीरे धीरे एसटी को जो है वो लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, सोल्यूशन शेयर कर रहे हैं, इसलिए अब जो सब कुछ हम ऐप पे ही करने जा रहे हैं। पेड का मतलब कम्प्लीटली पेड होगा, सब कुछ ऐप पे रहेगा। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ पाया है, जो आपको लग रहा है, वो आप कॉपी पे नोट करेंगे हैंड रिटन पेन से, क्योंकि देखिए मोबाइल का कोई भरोसा नहीं। आपने सबको डाउनलोड कर रखा है, एकदम खराब तो खराब पे चला गया सब, फिर आप हमसे कहोगे पीडीएफ भेजते रहिए, हम भेज नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपका किसी भी एसटी में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो एक कॉपी पेन जरूर बनाइए। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस क्वेश्चन को लिखिए कॉपी में, सोल्यूशन करिए। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लिखने वाले होते हैं। हर एसटी में 7 से 8 क्वेश्चन होंगे जो लिखने वाले होंगे। आप लिखिए, आंसर लिखिए, तैयार करिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए हमारा स्पीड टेस्ट 12 है आज का। ठीक है, ये हमारा स्पीड टेस्ट 12 चालू होने वाला है। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चंस में, चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसको इंग्लिश में भी हमको लिखना है, या हमने इंग्लिश में नहीं बताया। तो देखिए कभी कभी होता है कि किसी अच्छी बुक से मिल गया क्वेश्चन, अच्छा लगा, इंग्लिश में है या हिंदी में नहीं, इससे मतलब नहीं। 227 एवं 27 के बीच कार्यरत कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी? इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन पता करना आपको। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन है। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो कार्नो इंजन में क्या होता है? कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो क्या होती है? कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, 1 - T2/T1। लेकिन जो T1 होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर होता है। T1 वाला हाई होता है और T2 वाला लो होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 273 और 227 जोड़ेंगे, 500 केल्विन। इसी तरीके इसमें T2 आ जाओ तो 273 और 27 जोड़ लो तो 300 केल्विन, यही तो हुआ। अब हमारा T2 T1 क्लियर है, तो नीटा बराबर 1 - T2, T2 आपका 300 है और T1 कितना है? 500। तो 1 - 3/5, तो आंसर आया 2/5। आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी नंबर आंसर 2/5। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्लियर है बेटा, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जब हमको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंग्लिश में नहीं है तो हो सकता है केवल हिंदी में आ जाए या केवल इंग्लिश में आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी लगता है, इसलिए हम आपको बताते भी चलेंगे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए फिर। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन जरा ध्यान देना, अगर अच्छे से आपको देखा जाए तो आपसे क्या कह रहा है वो हम लिख दे रहे हैं। कार्नो इंजन भी 100% दक्षता नहीं दे सकता। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन कैन नॉट बी 100%, कैन नॉट बी 100%। ए नंबर क्या है? विकिरण नहीं रोक सकते, डज नॉट स्टॉप रेडिएशन, वी डोंट स्टॉप रेडिएशन। सेकंड, we can't obtain आइडियल सोर्स, हम आइडियल सोर्स नहीं पा सकते। थर्ड, we can't reach up to absolute जीरो टेम्परेचर। और थर्ड है we can't remove friction। तो इसमें आपको ये बात पढ़ाया जाता है कि कार्नोट इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। क्यों? वी कैन नॉट रिमूव, ठीक है, एंड इट डज नॉट बी 100%। क्यों? इसके लिए लिखवाया गया कार्नोट इंजन की दक्षता कभी 100% नहीं हो सकती। क्यों? इफ T2 का मान अगर 0 केल्विन हो जाए देन n = 100%, जो कि दोनों चीजें इम्पॉसिबल है, विच इज इम्पॉसिबल।
मतलब कि T2 कभी भी 0 केल्विन नहीं हो सकता। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जा सकता है। मतलब कि हम परम शून्य ताप कभी पहुंच नहीं सकते, 0 केल्विन कभी पहुंच नहीं सकते। तो हमारा सी नंबर सही होगा। वी कांट रीच अप टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वी कांट रीच अप टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये हमारा आंसर होगा कि हम परम शून्य ताप तक नहीं पहुंच सकते हैं इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अगला ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को समझना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सब आपको मिलने वाले हैं। टफ क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या कोई भी दिक्कत हो रही है तो अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस गेट का निर्गत 1 है? विच ऑफ दीज इज आउटपुट इज 1? विच ऑफ दीज आउटपुट इज 1? किसका निर्गत 1 है? अब जैसा कि आपको उधर लिखा होगा CBSE PMT, मतलब हम CPMT वगैरह के आपको ये समझ लीजिए करा रहे हैं। क्वेश्चन जो हम है आपको एयरफोर्स लेवल में PMT नीट वगैरह भी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, समझिए इस टाइप के ST को देख करके, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आपके पर्पज के क्वेश्चन है, किस गेट का निर्गत 1 है? जैसा कि हमको समझ में आ रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फिगर पे ही लिख लीजिएगा, जैसा कि अब हमको समझ में आ रहा है ये। ठीक है, इसका हम एक ही पार्ट का विच ऑफ, इस पर एक ही समझ लो। किस गेट का निर्गत 1 है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट 1? ये नीचे वही एग्जांपल है जो ऊपर है। ठीक है, तो हम यहीं पे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? अगर देखो यहाँ गोली उल्टी नहीं, पहले तो ये आइसक्रीम, ये एंड गेट है। एंड का मतलब होता है A डॉट B, तो अगर A डॉट B करोगे तो 1.00 आएगा, तो ये गलत हो गया। अब आ जाओ, ये क्या है? यहां तक देखा हमने, देखा और, लेकिन गोली उल्टी देखने की वजह से नॉर, और का मतलब होता है प्लस, लेकिन नॉर की वजह से ऊपर बाहर आ जाएगा, तो 0 + 1, 1 और 1 बार 0, तो ये भी गलत। सी वाले में आ जाओ, ये आपका आइसक्रीम की फिगर से एंड है, लेकिन गोली उल्टी है तो नैंड, गोली उल्टी का मतलब नैंड। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें एंड की वजह से प्लस होगा, लेकिन एन की वजह से बार भी होगा, तो आप ये लिखोगे 0 + 1 बार, 0 + 1 1 आता है, 1 बार बराबर 0 प्लस, सॉरी डॉट होगा यहाँ पे, बात समझ रहे? यहाँ पर आपका क्या होगा? डॉट, क्योंकि एंड का मतलब डॉट होता है। ऊपर आपने देखा था 0.1 बार, ये 0 हो गया, 0 बार का आंसर आया 1, जस्ट इसका उल्टा। अगर ये 0 है तो जस्ट इसका उल्टा 1 होगा। सी नंबर का आउटपुट 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। आई बात समझ में? हमारा सी नंबर आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? एंड का मतलब, कुछ लोग जो लोग समझ लें, एंड का मतलब, एंड का जो होता है वो A डॉट B होता है, और का मतलब होता है A + B। अगर आप प्रायिकता पढ़ते हो इंग्लिश में तो और माने होता है राजा या रानी, तो प्लस हो जाता है। एंड माने होता है राजा और रानी, किंग एंड क्वीन, तो डॉट हो जाता है। तो बस वही इसी से याद कर लीजिए। जब इसका उल्टा चले, नैंड चले, नैंड, तो बस बार लगा देना, बात खत्म। जो भी चीज़ है एंड के ऊपर बार लगाने से नैंड हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चौथा नंबर, गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है क्योंकि इसका क्या अधिक है? गर्म पानी से कपड़ा धोना आसान होता है, तो देखिए आसानी से कपड़े धुलते जब साबुन का पानी हो। आसानी से कपड़े धुलना, कपड़े कब आसानी से कपड़े धुलना, कपड़े को धुलने के लिए पानी में या तो सोप मिला दो, सोप वाला पानी हो,
या तो गर्म पानी हो। क्यों? क्योंकि दोनों केस आसानी से कपड़े तब धुलेंगे जब पृष्ठ तनाव कम हो जाए, पृष्ठ तनाव कम हो जाए। ये ध्यान रखिएगा, दोनों केस में, सोप वाले पानी का भी पृष्ठ तनाव कम, गर्म पानी का भी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, ताप बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। तो गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से कपड़े आसानी से धुलते हैं, पृष्ठ तनाव कम, सरफेस टेंशन इज लेस। गर्म पानी से कपड़े आसानी से धुलते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन लेस होता है। गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 5वां। ये बुलियन व्यंजक आपके सामने दिया गया है, ये बुलियन व्यंजक दिया गया है और ए और बी के निवेशी क्या होंगे अगर सबकी वैल्यू पुटअप किया जाए। आउटपुट 1 लाना है, हमें इक्वल टू 1 लाना है। अगर हम 0 0 वाला सिलेक्ट करते हैं, पहला ऑप्शन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, देखिए हम सारे ऑप्शन यही सॉल्व कर देंगे। अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो देखिए a प्लस बी, ए नंबर अगर सॉल्व कर रहा हो और डॉट फिर a डॉट बी बराबर 1, तो क्या करेंगे आप a प्लस, अगर आप 0 0 ले लो, 0 प्लस 0 बार डॉट 0 डॉट 0 बार, 0 प्लस 0 बार डॉट 0 डॉट 0 0 बार, 1 डॉट 1 बराबर 1, 1 डॉट 1 बराबर 1। ठीक है, तो ए नंबर का आंसर 1 आ गया, बस पहले ही आंसर है। देखो बाकी गलत हो रहे हैं कि नहीं। अगर इसको पुटअप करोगे 0 1 को, तो 0 प्लस 1 सेकेंड नंबर देखना है, 0 प्लस 1 डॉट बार के बाद 0 प्लस 1 और फिर 0 डॉट 1, 0 प्लस 1 1 बार और 0 डॉट 1 0 होगा, 0 बार, 1 बार का 0 हो गया, ये 0 बार का 1, 0 डॉट 1 0 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसका आंसर 0 आया। अब 1,1 देखोगे, अगर 1,1 देखोगे तो 1 प्लस 1 बार डॉट 1 डॉट 1 बार, 1 बार का 1 डॉट 1, 1 प्लस 1 1, 1 बार और 1 बार, 0 डॉट 0 0 आएगा। इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है। अब 1 डॉट 0 देखना है तो 1 प्लस 0 बार डॉट 1 डॉट 0 बार, 1 0 0 बार, 1 प्लस 0 1 बार, 1 बार का 0 हो गया, 0 का उल्टा 1, 0 1 0 हो जाएगा। सब 0 दे रहे हैं। आंसर केवल ए नंबर है जो आपको 1 दे रहा है। ए नंबर ऑप्शन में 1 आ रहा है, वैल्यू रख के देख लिया हमने। ठीक है, तो बाकी सब में 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, सारे वैल्यू पुटअप करके देख लिए। 0 वाला 0 प्लस 0 0 बार, 0 डॉट 0 बार, 0 बार 0, इसका 1 होगा, 1 डॉट 1 1 होता है। तो इसका आंसर आपका आ गया कि ए नंबर होगा, 5 का ए नंबर बुलियन व्यंजक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो बड़ा कर दिया जाएगा। ये देखिए, विच ऑफ दीज इज फॉल्स, विच ऑफ दीज इज फॉल्स, निम्न में से विच ऑफ दीज इज फॉल्स, कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ दीज इज फॉल्स, पहले हिंदी में समझ लो फिर इंग्लिश में दिखा देंगे। दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक का मान बढ़ता जाता है यदि सतह को अधिक खुरदरा कर दिया जाए। तो खुरदरा करने से घर्षण गुणांक बढ़ता है, ये सही है कि गलत। घर्षण बल हमेशा पिन पर लगाएगा बल के विपरीत दिशा में लगता है। तो आप जानते हो गति की दिशा के अपोजिट ही तो होता है। घर्षण बल एक तरीके का गति विरोधी बल होता है। ठीक है, बेलन घर्षण सर्पिल घर्षण से अधिक होता है। बेलन घर्षण का मतलब होता है रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और लकड़ी के बीच घर्षण गुणांक 1 से कम होता है। वुडन और वुडन के बीच में लेस देन 1 होता है। अब इसमें हमको कौन सा असत्य समझ में आ रहा है। अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। ए नंबर आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इंक्रीजेज एज द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर मेड रफ, रफ करने से इंक्रीज कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और डी है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड वुड इज लेस देन 1। इसका सही आंसर पता क्या है, सी नंबर, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट पता करना था तो ये फॉल्स दिया गया है। अगर ये सही है, ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। फॉल्स क्योंकि ये कंफर्म फॉल्स है भाई। हमें बाकी ट्रू ना पता हो लेकिन हमें इसका फॉल्स पता है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। क्योंकि देखिए अगर हम इसका मतलब ये हो गया कि रोलिंग फ्रिक्शन को ग्रेटर दिया गया, इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका ये मतलब हो गया कि रोल करने वाली चीजों को खींचना कठिन है और स्लाइड कराना आसान है। स्लाइड कराना आसान है कि रोल कराना आसान है, बताइए। तो रोल कराना आसान है, जबकि इसका मतलब हुआ कि रोल कराना कठिन है।
पहिए लगने से, जब किसी चीज के नीचे पहिए लग जाते हैं तो उसको खिसकाने से अच्छा रोल कराना ज्यादा बेटर होता है। तो ये अलग फॉल्स स्टेटमेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन लेस होता है, यहाँ ट्रू करने के लिए ये होगा लेस। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होना चाहिए था, तो ये ट्रू होता। ट्रू करने के लिए आपको ये सेंटेंस याद होना चाहिए कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सही होता है। ग्रेटर की जगह लेस होना चाहिए तो ट्रू हो जाता। सही स्टेटमेंट ये है कि बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब 7वां नंबर क्वेश्चन, धारावाही कुंडली की बल रेखाएं जो करंट कैरिंग सोलेनाइड होती है, करंट कैरिंग सोलेनाइड, करंट कैरिंग सोलेनाइड में जो अगर आप बनाओगे नॉर्थ टू साउथ वाला, जो आपका मान लीजिए नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा, लेकिन साउथ के बाद नॉर्थ जो आएगा वो सीधा आएगा। तो जो इसके अंदर होता है वो सीधी रेखाएं होती है। इनसाइड, इनसाइड जो होता है वो स्ट्रेट हो जाती है, इनसाइड जो होती है स्ट्रेट होती है, किनारों पर सीधी होती है, बीच में सीधी होती है। सेकंड नंबर इज स्ट्रेट इन द मिडल, मिडल में जाकर वो सीधी हो जाती है। चुंबकीय बल लेगा नॉर्थ टू साउथ, बाद में साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड जो होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। कुंडली के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ होगी, सीधी रेखा में होगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 है, विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। तो पहले इसमें हमको क्या करना है, टोटल ईएमएफ दे रहा है, टोटल कैपिटल ई दे रहा है 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा है 0.1 ओम, कैपिटल आर दे रहा है 3.9 ओम। तो पहले से आप आई निकालो, ई अपॉन आर प्लस आर करके। तो 2/3.9 प्लस 0.1 किया आपने, 1/2 एम्पियर आंसर, क्योंकि 2/4 1/2 एम्पियर आ गया। अब यहां पर सेल को डिस्चार्ज किया जा रहा है, डिस्चार्जिंग द सेल, सेल के सिरों का विभवांतर, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इससे धारा ली जा रही है, धारा ली जा रही है, ठीक है, दी नहीं दी जा रही। डिस्चार्ज, सेल को डिस्चार्ज, सेल से धारा ली जा रही है। तो जब सेल डिस्चार्ज होता है तो V बराबर उसका E माइनस आई स्मॉल आर लिया जाता है। E तो 2 वोल्ट माइनस 1/2/0.1, तो आपने इसको माइनस किया, 2 माइनस 0.05 माइनस किया तो 1.95 वोल्ट, ये आंसर आ गया। सी नंबर, V बराबर E माइनस आई आर, अगर सेल से धारा ले रहे हो तो ये लगाना होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को जल्दी। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने, अच्छे से समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेंज का नियम इसमें से किसके लिए आवश्यक है। लेंज का नियम किस पर बेस्ड है बताइए। लेंज लॉ, जो लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ, लेंज लॉ जो होता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लेंज लॉ को ही सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो सेकंड लॉ होता है उसी को लेंज का नियम कहते हैं, जिसमें आपको E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी पढ़ाया जाता है। माइनस एन, माइनस जो आता है, माइनस माइनस निगेटिव साइन जो आता है वो बताता है कि फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ये लेंज का नियम है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कराता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार कुंडली का क्षेत्रफल 10⁻² मीटर स्क्वायर है। अगर वर्गा हॉरोस्कोप लिखा होगा, देखिए हमने आपको कहा था इंग्लिश वर्जन पे ध्यान देना, अगर कभी भी आ जाए इंग्लिश वर्जन तो इंग्लिश वर्जन में टेंशन मत लेना। यहाँ कुंडली अगर इसको ट्रांसलेट किया गया है तो हॉरोस्कोप दे दिया गया, हॉरोस्कोप को आप क्वाइल लिख सकते हो, क्योंकि देखिए इसको गूगल ट्रांसलेटर में वो चीज़ आ गई है। ये वर्गाकार कुंडली के क्षेत्रफल 10⁻² मीटर स्क्वायर है, इसका तल, तो एरिया दिया गया है, एरिया आपका दिया गया है 10⁻² मीटर स्क्वायर, और इसका जो तल है, सरफेस जो है, इसका जो सरफेस है वो चुंबकीय क्षेत्र की दे रहा है 10⁻³ टेस्ला,
एक समान चुंबकीय छेद के लंबवत है तो थीटा बराबर, अब थीटा जो होता है एक्चुअल में हम जब आपको बढ़ाएंगे फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ये होता है जो थीटा होता है ना वो होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखिए एरिया 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर होगा। एरिया क्या होगा बेटा 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। सरफेस होगी ये थीटा जो होगा बिटवीन बी एंड ए होगा, बी ए कॉस थीटा। एक बात ध्यान देना, ये जो थीटा होता है जैसे हमने आपसे कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और तल के लंबवत है, ये होगी तल की दिशा। हमने आपसे कहा ये तल की दिशा होगी, तल की दिशा अपने मन से बना लिया होगा। सरफेस की दिशा ये है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा तल के लंबवत ही होता है। ये हमेशा ये फिक्स है कि जिस दिशा में तुमने सरफेस बनाया है उसके लंबवत ही एरिया वेक्टर लेना है। अब चुंबकीय छेद भी इसके लंबवत है, ये दोनों कैसे होगा पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, बी और ए पैरेलल हो गए। इसका मतलब हो गया यहाँ बी और एरिया वेक्टर पैरेलल है तो थीटा 0। अगर तल के लंबवत, एक समान चुंबकीय छेद के लंबवत है तल चुंबकीय छेद के लंबवत है, तल और चुंबकीय छेद लंबवत है, एरिया इसके लंबवत होता है, ये दोनों पैरेलल हो गए। इस केस में तुम्हें थीटा 0 रखना होता है तो कुछ लोग लंबवत देख के 90 रखते हो, आंसर 0 बना देते हैं, गलत। फाई बराबर बी अप्लाई करना, बी आपका 10 की घात -3 है, एरिया 10 की घात -2, 10 की घात -5, ये आंसर आपका आ गया। दोनों एसआई यूनिट में था तो 10 की घात -5 वेबर, ए नंबर आंसर 10 की घात -5 वेबर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक्स किरणें हैं। एक्स रे क्या है, हमने आपको ये बात बताई, बहुत बार बताया है। एक्सरे, एक्सरे जो है वो एक तरीके की विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो रीड करते ही आंसर हो जाता है। एक्स किरणें इलेक्ट्रॉन पुंज नहीं है क्योंकि चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पुंज भी नहीं क्योंकि चार्ज नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण यही सही है, हीलियम किरणें ये भी गलत। तो एक्स किरणें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सी नंबर 11th का सी। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन 12वां। यह वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 4 अर्धआयु के पश्चात, 4 अर्धआयुधों के पश्चात एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग बताना है। 4 अर्धआयुधों के पश्चात 4 हाफ लाइफ पीरियड के बाद, 4 हाफ लाइफ के बाद, 4 हाफ लाइफ लेनी है। 4 अर्धआयु के बाद एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा, पदार्थ का अविघटित कितना बचेगा, अविघटित माने बचेगा, बचने वाला पार्ट कितना बचेगा ये पूछा जा रहा है। आफ्टर 4 हाफ लाइफ, आफ्टर 4 हाफ लाइफ कितना बचेगा ये पूछा गया है। आफ्टर 4 हाफ लाइफ कितना बचेगा, तो एक हाफ लाइफ के बाद 50% बचता है। तो हम इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे लगाते हैं, 100% से चले। एक हाफ लाइफ बीती, फर्स्ट हाफ लाइफ बीती तो बचा 50%। फिर एक सेकेंड हाफ लाइफ बीती, तो बचा 25%। थर्ड हाफ लाइफ बीती, बचा 12.5%। और चौथी हाफ लाइफ बीती, जैसे ही 4th हाफ लाइफ बीती तो
तो बचा 6.25%। बस ये याद रखना, 4 हाफ लाइफ के बाद ये बचेगा 6.25%। 4 अर्धायुओं के बाद ये बचता है 6.25%। कुछ लोग फॉर्मुलेस लगाते हैं, हम फॉर्मुलेस नहीं लगाते हैं, ऐसे लगाइएगा परसेंटेज मान के। 100% से 50%, फिर 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 6.25। 4 बार हाफ लाइफ करते जाओ, इस तरीके से कम होता जाता है। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीवाणु की लंबाई 2 माइक्रोन है। एक जीवाणु की लंबाई 2 माइक्रोन है, ठीक है। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की लंबाई 2 माइक्रोन है, तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो 2 माइक्रोन है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन बैक्टीरिया 2 माइक्रोन है। आपसे 0.5 में पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया का फॉर्मूला सीधे एक बार हमने और करवाया था। नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालना आपको, तो टोटल लेंथ बटे लेंथ ऑफ वन बैक्टीरिया, टोटल लेंथ बटे लेंथ ऑफ वन बैक्टीरिया। टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ है 0.5 मीटर, टोटल लेंथ है 0.5 मीटर, और 2 माइक्रोन, एक ये 2 माइक्रोन, माइक्रोन माने -6, माइक्रोन का मतलब 2 × 10⁻⁻6 मीटर। आप सॉल्व करो, आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो 6 ये आपका सॉल्व होकर के कितना आया? 0.5 20 हो गया। तो ये बचा 5/2, 10 की घात -5, क्योंकि +1 बढ़ा, 2 × 10 की घात 1, -5 ऊपर आया, 2.5 × 10 की घात 5। ये सीधा आंसर, 2.5 10 की घात 5, 2.5 10 की घात 5। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जोड़े का योग 4 न्यूटन नहीं हो सकता? विच ऑफ दीज कैन नॉट हैव द रिजल्टेंट ऑफ 4? इसमें से 4 न्यूटन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। कैन नॉट वाला हमेशा मैक्सिमम मिनिमम के बीच चेक किया था, मैक्सिमम और मिनिमम के बाहर आ जाए, बस यहां तक हो सकता है। मैक्सिमम से इसके बाहर, नीचे नहीं हो सकता, इसके ऊपर नहीं हो सकता। तो पहला उठाओ 2 और 2, तो 2 एंड 2 का जो मैक्सिमम होगा वो 4 न्यूटन होगा और मिनिमम होगा 0 न्यूटन। तो 0 से 4 के बीच में 4 हो सकता है। कैन नॉट 4 हो सकता है, तो इसमें हो सकता है। अब आता 2 और 3, 2 और 3 का मैक्सिमम 5 हो गया और 1 हो गया, 1 और 5 के बीच भी हो सकता है। अब आता है 2 और 6,
2 और 6 का मैक्सिमम हो गया 8 और 6 में 2 गया 4, ये भी हो सकता है। 4 और 8 के बीच भी 4 है। अब आते हैं 2 और 8, तो 2 और 8 का मैक्सिमम 10 न्यूटन और मिनिमम 6। 6 से 10 के बीच में 4 न्यूटन नहीं आएगा, ये नीचे आएगा तो नहीं हो सकता, तो बस आंसर चौथा। इसका रिजल्टेंट 4 कभी नहीं हो सकता। चौथे वाले का रिजल्टेंट 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि उनमें 6 से 10 का रेंज बन रहा है, मैक्सिमम 10 और मिनिमम 6, तो 4 तो उससे भी कम है ना, तो ये नहीं हो सकता। बस 2 और 8 का रिजल्टेंट हो गया, बाकी सब में 4 आएगा और किसी में 4 नहीं आएगा। तो मैक्सिमम से मिनिमम का चेक किया जाता है, ठीक है। गतिशील पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है। रेशियो ऑफ मास दे रहा है, रेशियो ऑफ मास देखिए, रेशियो ऑफ मास दे रहा है 1:2, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रहा है 1:8। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी K1/K2 लगाओगे तो हाफ m1v1² बटे हाफ m2v2²। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, K1/K2 हो गया 1:8, m1/m2 हो गया 1:2, v1/v2 का होल स्क्वायर की बात कर लो, ये 4, और रेशियो ले लोगे v1:v2 बराबर 1:2, ये आंसर हो गया 1:2, 1:2 आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट 17 नंबर, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल v से घूम रही है। 2 चक्कर घूमने में वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए वृत्ताकार मार्ग पे घूम रही ना, सर्कुलर पथ, याद रखना सर्कुलर पथ के लिए हमने वर्क एनर्जी पावर में बनाया था, सर्कुलर पथ का वर्कडन हमेशा 0 आएगा, सर्कुलर पथ का वर्कडन 0 ही होगा, बस इतना नोट कर लो, सर्कुलर पथ में वर्कडन 0 होगा। वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल v से घूम रही है, 2 चक्कर घूमने में किया गया कार्य क्या होगा। तो वृत्ताकार पथ का वर्कडन 0 होता है, आपका 16 टिक कर लो, बर्बाद खत्म। अगला क्वेश्चन, किसी तालाब में तैरती नाव में पत्थर भरे हैं, जरा इसको अच्छे समझना क्योंकि ये बर्फ वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं है। तैरती नाव में पत्थर भरे हैं, जब पत्थर भरे हैं और पत्थर भरने, जब तुम नाव पर बैठोगे तो ये तैरने वाली चीज है, तैरने वाली चीज के साथ अगर तुमने कोई भारी चीज अप्लाई करी, कोई वस्तु जो तैर लेती हो उस पर अगर तुमने कोई चीज भारी करी है तो वो नीचे दबती है और तल ऊपर आता है। तल ऊपर आता है कब, अभी नहीं आया, मतलब जब पत्थर नाव के ऊपर है, जब पत्थर नाव में है, जब पत्थर नाव में है तो तल ऊपर आया है। लेकिन जब नाव से निकालकर पानी में डाल दोगे, कंडीशन नंबर 2 है कि जब पत्थर हटा करके, जब पत्थर नाव में डाल दो, नाव से निकालकर पानी में डूब जाएं, क्योंकि अभी तक पत्थर भी तैर रहे थे तो पत्थर भी इसकी सहायता से तैर रहे थे, तो पत्थरों ने भी तल को पानी को हटाया था तो ऊपर आया था। अब जब तुमने केवल पत्थर पानी में डाले तो पत्थर डूब गए, अब वो अपने बराबर नहीं हटा पाएंगे, तो जो पहले हटाया गया तल पानी था वो ऊपर गया था, वो अब नीचे आएगा, नाव ऊपर। तो जब आपने पत्थर को नाव की जगह पानी में डाला तो नाव ऊपर तल नीचे, नाव ऊपर जाएगी और तल नीचे गिरेगा, याद रखना यही कॉन्सेप्ट होता है। तल जो होता है वो नीचे गिर जाता है, तो यहां पे लिखेंगे नीचे गिर जाएगा, बी नंबर, फास्ट डाउन। अगला देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, किसी पिंड का वायु भार 320, आज यही पढ़ा था। जल में भार 280 ग्राम है, 1.5 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में पूर्णतः डुबोने उसके भार में कितनी कमी आएगी। तो लिक्विड में, मतलब आपसे ये पूछ रहा है
अगर हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड लगाएं तो हमें ये लगाना पड़ेगा लॉस इन लिक्विड बटे लॉस इन वाटर, ये जो लगाना पड़ेगा लॉस इन लिक्विड बटे लॉस इन वाटर। तो लॉस इन लिक्विड ही आपको चाहिए x मान लो, क्योंकि आपसे कह रहा है द्रव में पूर्णतया डुबोने पर उसके बाद में कितने कमी आएगी। फाइंड द लॉस इन इट्स वेट इन द लिक्विड, लिक्विड में निकालना है लॉस इन लिक्विड। अब लॉस इन वाटर क्लियर है, वायु में भार 320 और जल में 280, तो लॉस इन वाटर देखना है तो 320 माइनस 280 कर सकते हो, और इसका रिलेटिव डेंसिटी 1.65 है, तो 1.65। अब यहाँ पे तुम्हारा 8 4 40 का डिफरेंस आया, x गुणा कर लो, x बराबर 66 ग्राम, ये लॉस इन लिक्विड आ गया, लॉस इन लिक्विड आ गया 66 ग्राम। ये अभी हमने आज के फॉर्मूला, आज हमने आपको पढ़ाया हुआ था पेड बैच में, यही फॉर्मूला पढ़ाया था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जिनका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है वो पेड बैच में एडमिशन लें इस टाइप के क्वेश्चंस का, क्योंकि देखिए पेड बैच में इसलिए एडमिशन लें क्योंकि वहाँ पे मैंने ये चीज़ सॉल्व कराई है, ये चीज़ सॉल्व कराई है, क्लास से अपलोड है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ देख सकते हो। देखिए एसटी से मुझे समझ में आता है कि कितना हमें क्लियर है, कौन सा चैप्टर नहीं क्लियर है, तो हमें कितना पढ़ना है। अब आप लोग ऑफलाइन आकर के, अगर आपको कोर्स पहले ऑफलाइन पूरा हम करा चुके थे, तो आप लोग ऑफलाइन आकर के ना पढ़ें, क्योंकि आएंगे पढ़ेंगे टाइम बर्बाद करेंगे, और मान लीजिए आना जाना हो रहा है, आप दूर हैं, तो आप केवल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए पेड बैच का। पेड बैच में मिनिमम फीस है, मतलब ये 1 मंथ की फीस है, लेकिन आपको कोर्स पूरा वहाँ मतलब रिवीजन करने के पर्पज से बहुत अच्छा है। रिवीजन करने के पर्पज इसलिए अच्छा है कि मान लो अगर आप ऑफलाइन है, आप चैप्टर में जाकर आप पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, वहाँ पे क्या पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स है। अगर आप मतलब आपको अगर इस वाले चैप्टर में दिक्कत है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो आपने केवल फ्लूइड मैकेनिक्स जाना है, क्लिक करना है, वाली क्लास चालू हो जाएगी। तो रिवीजन करने के पर्पज से बहुत अच्छा है, आपको ऑनलाइन ऐप लेना जरूरी है, पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। तांबे के एक आयताकार प्लेट में गोल छेद किया जाता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट में एक होल कर दिया गया, देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट एंड देयर इज अ होल, होल इन अ रेक्टेंगुलर प्लेट, होल इन रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट में एक होल है। टेम्परेचर इंक्रीज ऑन टेम्परेचर अगर इंक्रीज कराया जाए, व्हाट इज इफेक्ट ऑन होल, व्हाट इज इफेक्ट इन साइज ऑफ होल, गर्म करने पे साइज ऑफ होल पर क्या इफेक्ट आएगा। तो ध्यान दो, हमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक गर्म करने पर हर छेद बड़ा होता है, गर्म करने पर ईच होल इंक्रीजेज, कोई भी दुनिया का आज तक ऐसा छेद बना नहीं है, ईच होल इंक्रीजेज, जिसको गर्म करने पर वो सिकुड़ गया हो। गर्म करने पर हर छेद बढ़ता है, चाहे कहीं भी हो, कितने भी हो, बात समझो, कहीं भी हो, कितने भी हो, छेद अगर है गर्म करोगे तो छेद बढ़ेगा जरूर, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आंसर आपका यही होगा, बढ़ेगा, इसको इस तरीके याद करेंगे। और अगर पूछे प्लेट का आकार भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ये प्लेट भी एक्सपेंड कर जाएगी ऐसे ऐसे, और ये जो साइज है ये भी एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बाहर की तरफ एक्सपेंड करेंगे, ओके, ये ध्यान दीजिए आप, क्लियर। 21 नंबर देखो, एक 60 डिग्री सेल्सियस में 1 लीटर पर मिनट की दर से दूसरा नल 1.5 लीटर पर मिनट की दर से जल प्रदान करता है, दोनों को 10 मिनट तक खोलकर उनका जल एकत्र कर दिया जाए तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो 60 डिग्री सेल्सियस, देखिए दो नल है, 60 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, ये 1 लीटर पर मिनट की दर से दे रहा है, ये 1.5 लीटर पर मिनट की दर से दे रहा है, लेकिन 10 मिनट तक खोला गया है। 10 मिनट तक अगर खोलोगे तो ये दे देगा 10 लीटर और ये दे देगा 15 लीटर, मतलब ये आपका M1 का काम करेगा, ये आपका M2 का काम करेगा, यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों लीटर ही लीटर है। अब इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 10 है, दोनों को मिला दिया जाए, मिश्रण का ताप T मान लो, तो बस अब अप्लाई कर दो। यहाँ भी वाटर है क्योंकि यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, W, M1S1 डेल्टा T बराबर M2S2 डेल्टा T। आप दोनों तरफ वाटर का केस है तो काट सकते हो क्योंकि दोनों SS है। अब M1 आपका 10 लीटर है, ये आपका 15 लीटर है, लीटर से लीटर काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका डेल्टा T देखोगे 60 माइनस T लिया जाएगा, इसके लिए T देखोगे T माइनस 10 लिया जाएगा। सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 6 दूनी 12, यहाँ आपने सॉल्व किया 6 दूनी 12 120 माइनस 2T बराबर, इसको सॉल्व किया 3T माइनस 30, ये जाएगा 150, 3 2 5, ये हो गया 5T। सॉरी 5 3 15 30,
30 डिग्री सेल्सियस आंसर। आई बात समझ में? इस तरीके करना है इसको, 30 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर बेटा? कोई लोग ऐसे भी लगाते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बराबर, अगर कुछ लोग इस तरीके भी लगाते हैं, बात समझ, जब उनको यहाँ से यहाँ क्लियर हो गया, तो कुछ लोग देखो इस तरीके भी लगाएंगे, कुछ लोग जो है इस तरीके भी लगाएंगे। जब 10 मिनट का क्लियर होगा तो वो ऐसे लगाएंगे, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बराबर, देखो एस सेम है, जब एस सेम होता है तो सीधे M1T1 प्लस M2T2 बटे M1 प्लस M2 ऐसे करके भी लगा सकते हो। वो जो आपका फॉर्मूला होता है M1T1 अगर करो, M1T1 600, M2T2 150, M1 प्लस M2 15 और 10 25, 775 बटे 25, 30 डिग्री सेल्सियस तब भी आंसर। ठीक है, ऐसे भी लग जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या होगा? स्टीफन नियतांक का मात्रक के लिए आपको फॉर्मूला एक बार याद करना हो, सिग्मा EA T की पावर 4 इंटू टी, ये T इसके नीचे आएगा E/T, जैसे E/T हुआ जरा ध्यान देना, तो ये होगा जूल पर सेकंड को आपने सीधे वाट, क्योंकि ये जूल होगा, ये बटे सेकंड, जूल पर सेकंड को वाट किया, वाट। अब वाट में A से डिवाइड होगा मीटर स्क्वायर, और T की पावर 4 केल्विन की पावर 4, और सिग्मा एक कांस्टेंट होता है, इससे मतलब नहीं, ये भी एक कांस्टेंट है, इससे तुम्हें मतलब नहीं। उत्सर्जन क्षमता वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये इसका मात्रक है, वाट बटे मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। स्टीफन नियतांक का मात्रक है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अब आते गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती, क्योंकि अब गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव नहीं प्रोड्यूस होंगी, ट्रांसवर्स वेव ओनली इन सॉलिड, ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ओनली सॉलिड अपर सरफेस ऑफ वाटर, अपर सरफेस ऑफ वाटर में, और या पे आप ये कह सकते हो कि जहां पर द्रवता होती है, द्रवता होना चाहिए, अगर द्रवता होनी चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी कंपलसरी है। तो गैस में क्या होता है, गैस में रिजिडिटी नहीं होती, इसलिए नहीं हो पाती, बात खत्म। रिजिडिटी होना जरूरी, रिजिडिटी होगी तभी होगा। तो गैसों में द्रवता नहीं होती, बस यही सही, इसीलिए अनुप्रस्थ तरंगें उसमें उत्पन्न नहीं होगी। गैस डज नॉट हैव इलास्टिसिटी इन गैस इज लेस, गैसेज आर मूवेबल पार्ट, गैस डज नॉट हैव रिजिडिटी, ये लिख लो, गैस डज नॉट हैव रिजिडिटी, रिजिडिटी नहीं होती है, गैस डज नॉट हैव रिजिडिटी, गैसों में द्रवता नहीं होती, गैस कंप्रेस हो जाती है। जो भी चीजें दब जाती हैं, जो चीज दबने वाली होंगी उनमें कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी ट्रांसवर्स वेव, याद रखिएगा। अगला 24 नंबर है, एक जल की सतह में प्रति सेकंड 6 तरंगें उत्पन्न हो रही है, पर सेकंड। बात समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पर सेकंड की बात अगर हम बात कर रहे हैं, पर सेकंड, प्रति सेकंड 6 तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, प्रति सेकंड 6 तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। तो एक सेकंड में 6 वेव का मतलब पता है क्या, यही इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई 6 वेव पर सेकंड, इसी को आप 6 हर्ट्ज भी कह सकते हो, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो अब आपको क्या करना है, सुरंग और गर्भ, डिस्टेंस बिटवीन, अब आपसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रू, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रू होती है क्या बताओ, लैम्डा होती है। सुरंग और गर्भ के मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर, तो लैम्डा 8 सेंटीमीटर दे रहा है, लैम्डा 8 सेंटीमीटर दे रहा है। अब ऊर्मिका की चाल V बराबर होता है F लैम्डा, तो जब V बराबर F लैम्डा होता है तो वैल्यू रखो, F आपका है 6 हर्ट्ज और लैम्डा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 की घात -2 मीटर, तो 8 छंग 48 मीटर पर सेकंड कह लो या सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना भाई। 10 की घात -8 छंग 48, 10 की घात -2 सेंटीमीटर। अब हम इसको अगर चेंज ना करते 8 सेंटीमीटर लिख देते तो पर सेकंड आंसर हो जाता। इसका मतलब ये होता है 1/सेकंड, इसका मतलब सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका सही आंसर, 48 सेंटीमीटर पर।
इसका सही आंसर होगा 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में हमने चेंज किया था, लेकिन अगर आप इसको मीटर में चेंज नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इसको मीटर में ना चेंज करके यहाँ पे सीधे लिख दो 8 सेंटीमीटर। देखो भाई वैल्यू रखनी है, अगर आपको हम इसकी वैल्यू बता रहे हैं कि F का मतलब 8 सॉरी इसका मतलब 6 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज, हर्ट्ज गुणे 8 सेंटीमीटर। हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड होता है, 8 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे इसका मतलब होता है इसके बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये लैम्डा हो गई, ये फ्रीक्वेंसियों की डायरेक्ट नहीं दे रहा है, ये लाइनों, ये डिफिनीशन से समझ में आएगा। 6 waves are produced on the surface of water if the distance between two consecutive crest and trough is 8 सेंटीमीटर। ये लैम्डा हो गई। 6 waves are produced on the surface per second, ये दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति बहुत दूर से सायरन की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है। एक व्यक्ति बहुत दूर से सायरन सुनकर अपनी घड़ी मिलाता है तो उसकी घड़ी बतलाएगी। अगर दूर से सुनोगे फ्रीक्वेंसी कम बताएगी, मतलब स्लो सुनाई देगी तो घड़ी स्लो बताएगी, टाइम कम बताएगी। और पास से सुन के मिलाओगे तो ज़्यादा बताएगी। तो दूर से घड़ी सुनकर बताता है तो यहाँ पर स्लो साउंड की वजह से स्लो साउंड सुनाई देगी। अगर आपने उसको घड़ी को मैच कराया है तो स्लो साउंड की वजह से वो स्लो टाइम का मतलब कुछ कम समय। इसका आंसर होगा सी नंबर। तो ये आपका जो एसटी था ये कंप्लीट हो गई, आपकी एसटी कंप्लीट कर दी गई है। ठीक है, तो कल देखिए, कल यूट्यूब में दिख रहा जो दिक्कत हो रही थी, आज कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। चीज़ें को समझ में आए आप लोग कि ये सब दिक्कतें क्यों होती हैं। कुछ लोग बैठे रहते हैं कि क्लासें ना चल पाएगा, पूजा पाठ करें एक दिन पहले से, अब अगले दिन डायरेक्ट लगवाया करेंगे नोटिफिकेशन, पहले बताएंगे नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह भी आपको ऐप में मिल जाएगी और इसका लिंक भी आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट एसटी में मिलेंगे। ओके, तो तब तक आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।